हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आज हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, मैंने पहले भी कहा है बेटा, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारा पूरा फोकस इस समय रहेगा किस पर? एनसीईआरटी पर। मतलब हम एनसीईआरटी पर ही फोकस करेंगे, लेफ्ट और राइट बिल्कुल नहीं जाएंगे हम, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा है बेटा कि रेगुलर क्लासेस में थोड़ा सा हमको बियॉन्ड जाना पड़ता है, बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी को समझने के लिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर और फोकस करने के लिए, ताकि मेडिकल का आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग हो सके, आपका कॉलेज में भी दिक्कत आपको ना हो और यहां पर भी आप टॉप कर सके। यहां पर थोड़ा क्रैश कोर्स में पर्पस ऐसा होता है कि हमारा पर्पस है कि कम समय में हम ज्यादा कैसे गेन कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा, है ना? तो प्लीज डोंट कंपेयर दीज क्लासेस विद दी रेगुलर क्लास, वो डिफरेंट है, वो क्लास अपार्ट लेवल पे होता है। रेगुलर क्लासेस का लेवल बिल्कुल डिफरेंट होता है। वहां पर जो है आप जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आप फील करते हैं बायोलॉजी को। तो यहां पर हम एनसीईआरटी पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आप मानकर चलिए कि 90% तक पेपर जो है, 90-95% पेपर जो है वो एनसीईआरटी पर बेस्ड ही आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4-5 क्वेश्चन थोड़े जो बियॉन्ड एनसीईआरटी या बिटवीन दी लाइंस ऑफ एनसीईआरटी होते हैं, तो उसके लिए हम उतना टेंशन नहीं लेंगे। अभी हमारा पर्पस एक क्रैश कोर्स में हम फटाफट रिवीजन कर सकें एनसीईआरटी का। ठीक है, तो काम ज्यादा बातें कम करते हैं, पहुंचते हैं बेटा अपने जो है वो चैप्टर को शुरू करते हैं। देखो बेटा, ठीक, पहला सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बेटा ये कि ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपलर मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड टू ड्राइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। ठीक है ना, हमको सबको पता है कि यदि आपको मॉलिक्यूल्स ऐसे एनर्जी चाहिए, बॉडी को यदि सेल को एनर्जी चाहिए, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें भाग लेना पड़ेगा किसमें? तो उन्हें भाग लेना पड़ेगा किसमें? रेस्पिरेशन में। दे हैव टू परफॉर्म दी रेस्पिरेशन। और उसमें से भी कौन सा बेटा अधिक प्रोडक्टिव होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, वो भी लास्ट स्टेप में। कहां पर? आखिरी पद में। किसमें? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यूज होता है। ठीक है, डायरेक्टली सीधे तौर पर जो है ऑक्सीजन ग्लूकोज नहीं तोड़ता है, सबसे आखिर में जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है बेटा। ठीक है ना, है ना? तो मतलब हम चाहे कोई भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करना बोलते हैं, उससे हम एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं, उस प्रोसेस में जो है वो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और जब भी जो भी बॉडी के अंदर जो भी कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है, जब कोई हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो CO2 बाहर निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं और एनर्जी निकलता है। तो CO2 क्या है? इसका मतलब ये है बेटा, रेस्पिरेशन के लिए हमको क्या चाहिए? हमें ऑक्सीजन चाहिए हमें। ठीक है, और जो वेस्टेज जो निकलता है वो क्या है? वो होता है CO2 होता है। ठीक है, आपने देखा होगा वह हाल ही में क्या हुआ? हाल ही में जो है वो कोविड-19 के चलते जो है वो लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई, पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी हो गई, और मेडिकल ऑक्सीजन की कमी हो गई, और लोगों की जान चली गई। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन क्या होता है? अब आप बोलोगे सर ऐसा क्या होता है कोविड-19? प्रॉब्लम ये होती है कि लंग्स का बड़ा हिस्सा जो है वो काम नहीं कर रहा होता है, बचे हुए हिस्से से पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हाई प्रेशर पर ऑक्सीजन देने पर मोर ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाता है। जब मोर ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाएगा तो व्यक्ति को जीवित रख पाएगा वो। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, पॉजिटिव प्रेशर पे ऑक्सीजन चाहिए पड़ रही थी, पर नहीं मिली। तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल, अब सुनिए कहानी, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया, औद्योगिक ऑक्सीजन को, जो स्टील फैक्ट्री की इधर उधर की ऑक्सीजन को लाकर जो है लोगों को दिया गया, पर वो ऑक्सीजन के सिलेंडर, उस ऑक्सीजन की क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं होती है जितनी बेहतर क्वालिटी मेडिकल ऑक्सीजन की होती है। उससे एक सेकंड दूसरी प्रॉब्लम जनरेट हो गई, ब्लैक फंगस, म्यूकरमाइकोसिस का प्रॉब्लम आ गया उससे। मतलब हमने एक चीज का उपाय ढूंढा तो दूसरी चीज सामने आ गई, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, सब भी जो है राजस्थान में इसको एपिडेमिक बताया गया जो है वो ब्लैक फंगस को। ठीक है, चलिए लौट के आते हैं अपने मुद्दे पे। तो ऑक्सीजन चाहिए होती है रेस्पिरेशन के लिए, और CO2 जो है वो वेस्टेज के रूप में बाहर निकलता है बेटा। ठीक, तो ऑक्सीजन जो है वो हमारी सेल्स को कंटिन्यूस उसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन करना होता है, और जब एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेटरी प्रोसेस में भाग लेते हैं, तो लगातार ग्लूकोज मॉलिक्यूल तोड़ना होता है, CO2 बाहर भी निकल रही होती है। मतलब व्हाट वी नीड ए मैकेनिज्म, हमें एक जो है वो प्रक्रिया की आवश्यकता है, हमें एक मैकेनिज्म की आवश्यकता है जो कि ऑक्सीजन को अंदर की ओर लेके आए और जो कि CO2 को आउट या बाहर कर दे, उस प्रक्रिया की हमें आवश्यकता है। ठीक है, देखो बेटा, है ना, द
process of exchange of oxygen from the atmosphere with CO2 produced by the cell is called the breathing के कॉमनली इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। अब देखो बेटा एक चीज से कंफ्यूज मत करना, एक वर्ड आता है, एक टर्म आता है, उस टर्म को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, ये जब हम वो टर्म यूज इस्तेमाल करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन टर्म का मतलब है कोशिका के अंदर, सेल के अंदर होने वाला शोषण, जिसमें कि हम जो है वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेंगे, वो है टर्मिनल प्रोसेस, रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेलुलर कोशिकीय शोषण की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं हमने अंदर सांस लिया बाहर छोड़ दिया, गैस अंदर लिया बाहर छोड़ दिया, दिस इज दी वेंटिलेशन, ये अंदर बाहर होना है, ये ब्रीथिंग होता है बेटा। इसको कॉमन लैंग्वेज में हम रेस्पिरेशन कहते हैं, पर सच्चे अर्थों में रेस्पिरेशन जो है उसमें दो चीज इन्वॉल्व है, ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है ना। ब्रीथिंग लंग्स के लेवल पे हो रहा है कि हम एयर को अंदर ले रहे हैं बाहर छोड़ रहे हैं, के ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, CO2 को बाहर निकाल रहे हैं, ये ब्रीथिंग है के। और जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो सेल के लेवल पे होता है, ठीक है। द प्रोसेस of exchange of oxygen from the atmosphere with CO2 produced by the cell is called breathing, और इसे कॉमनली हम रेस्पिरेशन, इसे कॉमनली हम रेस्पिरेशन भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट एंड यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन, ठीक है। हम देखते ना कि हम देखते हैं तो हमारा चेस्ट ऊपर उठता है नीचे आता है, अप एंड डाउन के, ये क्या ये शो करता है, ब्रीथिंग को शो करता है। अब देखो यहां पे एक पॉइंट दिमाग में रखना बेटा कि ये जो एनसीईआरटी लिखा ना, इट मींस कि यू कैन, अब यहां से क्या कंक्लूजन निकाले, हम बोलेंगे चेस्ट अप जा रहा है डाउन जा रहा है, मतलब देयर इज ऑलवेज ए चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी, मतलब चेस्ट कैविटी के अंदर वॉल्यूम में परिवर्तन हो रहा है, तब तो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ठीक है। धोखनी के समान है ना बेटा, अंदर बाहर हो रहा है, इसका मतलब देयर इज चेंज इन दी वॉल्यूम, ठीक है, आयतन में परिवर्तन हो रहा है बेटा, ठीक है, क्लियर। अब प्रश्न उठता है कि हम कैसे ब्रीथ करते हैं, कैसे हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग का प्रोसीजर क्या है, इस पर बेटा हम बात करते हैं कि, ठीक है, हाउ डू वी ब्रीथ, चलिए, है ना। अब देखिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, यानी पूरा का पूरा श्वसन तंत्र जो है उसकी ओपनिंग कहां होती है, लास्ट हिस्सा क्या होता है, क्या पर्पज है इसका, उसको हमें समझना पड़ेगा। जैसे आप सामने, आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आपको ये दिखाई पड़ रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखाई पड़ रहा है आपको, तो याद रखिएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हम क्या करते हैं, हम कहते हैं दो हिस्से इसके, एक है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, दूसरा होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है ना। जो लंग्स होते हैं, ठीक है, लंग्स होते हैं, ब्रोंकियोल्स होते हैं, वो लोअर रेस्पिरेटरी लंग्स हुए, टर्मिनल ब्रोंकियोल हुए, वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं, जबकि ऊपर वाला हिस्सा जो है नासोफेरिंक्स का हिस्सा है, नजल कैविटी है, ठीक है, ट्रैकिया, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर पहुंचते हैं, ठीक है, कहलाते हैं। अब देखिए लोअर वर्टिब्रेट्स में हम बात करें कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें कि जो निम्न जो है वो आकशेरुकियों में क्या होता है बेटा, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, के निर्भर करता है। अब आप पोरीफेरा में बोलेंगे तो बोले पोरीफेरा में तो सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक सेल को अपना ऑक्सीजन खुद लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर भी डिपेंड करता है कि कहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप हुआ है, ठीक है ना, ठीक। तो ये डिपेंड करता है किस पर बेटा, कि वो जीव जो है वो किस तरह के हैबिट, अब जो एक्वाटिक हैबिटेट में रह रहा है, जो एक्वाटिक हैबिटेट में रह रहा है उसको क्या चाहिए, उसको गिल्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जो टेरेस्ट्रियल में रह रहा है उसके अंदर लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो डिपेंड इस पे भी करता है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको याद रखना है बेटा, बिल्कुल नहीं भूलना है, टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका और याद रखना है इसको आप, ठीक है बेटा, है ना। देखो देखते हैं इसमें आप, exchange oxygen with CO2 by simple diffusion over the entire body surface, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन किस में देखने मिल रहा है बेटा, ये स्पॉन्जेस में, सिलेंट्रेटा में और फ्लैट वर्म में, के इनमें सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है ना। यूज ऑफ देयर मोस्ट क्यूटिकल नमी वाली स्किन, क्यूटिकल, ठीक है, क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन कहते हैं इसको, ये जो है वो क्यूटिकल के थ्रू जो हो रहा है, नम क्यूटिकल के थ्रू किसमें हो रहा है, अर्थवर्म क्या होते हैं, एनिलिडा, है ना बेटा, याद है कि भूल गए, ठीक है। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या 2021
कहीं से उड़ती हुई खबर आई है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो हैव ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब, इनमें इंसेक्ट्स के अंदर ट्यूब का एक नेटवर्क होता है जिनको हम ट्रैकियल ट्यूब कहते हैं बेटा, और ये एटमॉस्फेरिक एयर को कैविटी बॉडी के अंदर अंदर तक वो कनेक्ट करते हैं। तो ट्रैकियल ट्यूब जो है हमको इंसेक्ट्स के अंदर देखने मिलती है, जबकि मोलास्का में, एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा में, जलीय आर्थ्रोपोडा में हमको गिल्स देखने मिलते हैं जो ब्रेंकियल रेस्पिरेशन कहलाते हैं, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन करते हैं तो गिल्स देखने मिलते हैं हमको, जबकि एम्फीबिया में और मैमल्स में हमको जो है लंग्स देखने मिलते हैं जो वेस्कुलाइज बैग होते हैं। वेस्कुलाइज बैग का मतलब है उनमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई होती है उनके अंदर, ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहता है। याद रखिए पल्मोनरी वर्ड का संबंध किससे होता है बेटा, लंग्स से होता है, ठीक है, ठीक है। पल्मोनरी वर्ड का संबंध होता है लंग्स से, तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहता है, एम्फीबिया मैमल्स में देखने मिलता है, ठीक है ना। तो बेटा ये एक टेबल आपके दिमाग में रखनी है आपको, ठीक है। मोलास्का में, एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा में गिल्स है बेटा, एम्फीबिया में, मैमल्स में आपको लंग्स दिखाई पड़ते हैं। आपको लंग्स आर दी वेस्कुलाइज बैग्स, ऐसी थैलियां जिनमें प्रॉपर वेस्कुलर सप्लाई होती है, और इंसेक्ट्स में ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम हमको देखने मिलता है, क्लियर, ठीक। फिर आते हैं वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं हम, ठीक है। वर्टिब्रेट्स की बात करें बेटा तो वर्टिब्रेट मैंने आपसे कहा ना गिल्स, ठीक है। याद रखिएगा बेटा ना यहां पर हम यहां पे जब हम बात कर रहे थे ना यहाँ पे, तो जो मैमल्स है वर्टिब्रेट्स में आते हैं, एम्फीबिया वर्टिब्रेट्स में आते हैं बेटा, है ना, ठीक है। तो ये वर्टिब्रेट्स में हमको लंग्स देखने मिलते हैं, ठीक है ना। बाकी सब क्या है, इनवर्टिब्रेट्स हैं। फिर वर्टिब्रेट्स में हम बात करते हैं, मैंने क्या कहा, मछलियों के अंदर गिल्स होते हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स के अंदर लंग्स होते हैं, ठीक है ना, ठीक। फ्रॉग के अंदर क्या होता था, फ्रॉग की खास बात ये थी कि फ्रॉग अपनी स्किन से भी क्यूटेनियस के क्यूटिकुलर नहीं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर सकते हैं, अपनी स्किन से रेस्पिरेशन कर सकते हैं, साथ में इनके पास भी लंग्स होते हैं। फर्क इतना सा है जो दिमाग में रखना बेटा, आपके जो फ्रॉग के लंग्स हैं एनसीईआरटी में नहीं है, पता होना चाहिए, फ्रॉग के लंग्स होते हैं प्रेशर लंग्स होते हैं ये, ठीक है। और मैमल्स के लंग्स जो होते हैं वो होते हैं वैक्यूम पंप लंग्स होते हैं। अब इसका क्या मतलब आगे बात करेंगे हम, के फ्रॉग के जो लंग्स होते हैं वो प्रेशर लंग्स होते हैं, के और हमारे जो लंग्स होते हैं वो वैक्यूम पंप लंग्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं बेटा, है ना, एकदम बिल्कुल अटेंटिव रहिए। ये सब हम बेटा आपने कई बार पढ़ा होगा ऑलरेडी ये, है ना। अब ये बोलेंगे आपकी ये क्या है सर, कि समझ में नहीं आ रहा, ये कौन सा जादू है, क्या है, कृष की कोई ड्रेस है क्या? नहीं, एक्चुअली क्या है, मेरे ही एक स्टूडेंट ने मुझे जो है वो, आप में से किसी ने मुझे जो है एक बार दिन वो जो है वो कमेंट लिखा, आप में से किसी ने मुझे जो है वो व्हाट्सअप किया कि सर हमने देखा है कि पढ़ाते पढ़ाते कई बार आपका स्क्रीन टच आता है आपके पैनल पे, तो आपका वो गायब नीचे आता है, फिर आप बार बार उसको फिर से शुरू करते हैं, कई बार दोबारा लिखना पड़ता है, सर ये अमेजॉन का लिंक है, ये आप मंगा लेना, इससे आप लिखोगे ना तो ये टच करने पे कहीं जाएगा नहीं, देखो टच कर रहा हूं कहीं नहीं जाएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच के आपके से अच्छे बच्चे, अच्छे कमांडो मेरी लाइफ में है, तो मुझे वो इंप्रूव करते हैं। आपको बता दो, मेरा एक कमांडो जो है वो एम्स के अंदर है अभी, कहां पर है वो, एम बता रहा हूं, एम्स जो है वो, अरे यार ये कौन सा है, एम्स में, अरे ऋषिकेश, एम्स ऋषिकेश में है मेरा एक कमांडो सौरभ दारा, ठीक है। उसने जब मैंने 2017 में अपना चैनल शुरू किया था, 17 में, तो वो शुरू में वो 17-18 में मुझसे पढ़ने आया होगा उस समय, ठीक है ना, 11th में रहा होगा वो, बहुत अच्छा पढ़ने में बच्चा वो। मुझे उसने एक दिन बोला, मैसेज किया उसने, सर एक बात बताऊं, आप जो रिकॉर्ड करते हैं आपकी आवाज साफ नहीं आती है, आप माइक्रोफोन यूज करो, ठीक है। तो मेरे पास तो उस समय सोनी का वो कैमरा था, इसमें कि जो है बाहर से माइक्रोफोन लगा ही नहीं सकते, हैंडी कैम था, तो मैंने कैमरा चेंज किया, फिर मैंने कोई माइक्रोफोन, उसने बताया नहीं सर रॉड का माइक्रोफोन लगाओ, रॉड कंपनी का। देखा अपन ने क्या है, 30,000 का तो माइक्रोफोन आता है ये, चलो ठीक है बच्चा बोल रहा है तो ले लिया हमने, उस समय तो बहुत ही कम लोग थे, लिया, हिम्मत करके लेके पढ़ा। तो ये जितना दिख रहा ना इंप्रूवमेंट, ये मैं नहीं सोचता हूं, ये तुम लोग सोचते हो, आप ही लोग करते हो, ठीक है। बायोमेट्रिक तो सिर्फ आपका बेटा, आप लोग सोचते हो इसलिए सब होता है। आप बोलते हो लाइट अच्छा करो, लाइट अच्छा कर लिया, आप बोलते हो ये करो, ये पहन लो, ये पहन लिया, आप बोलो कल को सिर पे मुखटा लगा जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दिस शो इज फॉर यू ओनली, आपके लिए बेटा सब, ठीक है। चलो आप लौट के आते हैं, हाँ ठीक है, आप जल्दी जल्दी बताना है आपको, इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है ना, ठीक। अर्थवर्म में किसके थ्रू होता है, ठीक है ना, याद रखना बेटा ना। चलो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे पास भैया ऐसा है कि दो जो है वो खिड़कियां हैं हवा के लिए, वो है नॉस्ट्रिल्स, क्या, तो हमने कहा वी हैव ए पेयर ऑफ एक्स्ट्रा नॉस्ट्रिल ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप, हमारे अब ये कोई बताने की जरूरत है कि नॉस्ट्रिल है, ये जो है वो छोटे बच्चे को बोलते हैं ना, मेरी सिस्टर इन लॉ की छोटी बच्ची 1 साल की बच्ची है अभी वो, उसका नाम है जो है वो सुदीक्षा, ठीक है।
उसका। तो मैं बोलता भी इतना कठिन नाम क्यों रखा है इसका ना, सुदीक्षा है ना, तो उसको बोलते बताओ 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 मौसा जी को बताओ ये क्या है, ईयर कहाँ है, तो हाथ ला देगी ईयर, नोज कहाँ है, नोजी कहाँ है, नोजी, लिप्स कहाँ है, तो भैया ऐसा है, ये तो तुम बचपन में 1 साल की उम्र में सीख चुके हो ना, तो ये पता होना चाहिए तुमको कि नॉस्ट्रिल कहाँ होते हैं। तो ये ऐसा है, होंठ के ऊपर 2 छेद दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये छेद हवा के लिए होते हैं ना, नॉस्ट्रिल कहते हैं हम, ठीक है ना, ठीक। फिर अब ये खुलते कहां अंदर जाके, तो ये एक्चुअली जो है ये नजल चैम्बर में ओपन होते हैं, करते होते हैं, नजल चैम्बर में ओपन होते हैं, और इस नजल चैम्बर में नजल पैसेज से ये नजल चैम्बर में ओपन होते हैं, और यही नजल चैम्बर में क्या होती है बेटा, यहां पर जो है नजल इपिथेलियम होती है, यही होती है नजल इपिथेलियम, ठीक है बेटा, है ना। और ये जो होता ना, आपको बता दूं मैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में इन्फ्लेमेशन जो होता है इसी इपिथेलियम में होता है, तो हमको राइनाइटिस होती है कि जो हमारा राइनाइटिस होती है, नाक बहने लगती है, छींकें आने लगती है ना, तो वो इरिटेशन होता है, नजल इपिथेलियम में उसका इरिटेशन होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, नॉस्ट्रिल से ओपन होते हैं, कहां पे बेटा, वो होते हैं आपके नजल इपिथेलियम में, हम जो है ओपन होते हैं, और इसी नजल इपिथेलियम में ऊपर तक देखेंगे तो आपको ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा दिखाई पड़ा, जो ऑल्फैक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सूंघने में रोल प्ले करता है, ठीक। और ये पीछे ना पिछला हिस्सा आप देखेंगे इसका, जो नजल इपिथेलियम नजल चैम्बर जो देख रहे हैं, नजल चैम्बर का जो पिछला हिस्सा आप देखेंगे इसका, दैट पोर्शन जो फेरिंग्स तरफ जा रहा है, ये हिस्सा है इसका नेजोफेरिंग्स के, फेरिंग्स का वो हिस्सा जहां पे केवल एयर है, वो है नेजोफेरिंग्स वाला हिस्सा हमको ये दिखाई पड़ता है, ठीक है। नजल चैम्बर ओपन्स इनटू फेरिंग्स के, वो फेरिंग्स में होता है, फेरिंग्स जो होता है एक्चुअली वो कॉमन पैसेज होता है, फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन पैसेज होता है। तो जो हिस्सा फेरिंग्स जो याद रखना, फेरिंग्स का वो हिस्सा जो नजल कैविटी जुड़ा है वो नेजोफेरिंग्स है, और जो ओरल कैविटी जुड़ा वो ओरोफेरिंग्स है, ठीक है। और ये दोनों मिलाके फेरिंग्स को आते हैं, तो कॉमन पैसेज होता है फेरिंग एयर के लिए और फूड के लिए, ठीक है ना। फेरिंग्स कहां ओपन होता है, फेरिंग्स अब फेरिंग्स ओपन होता है कहां पे बेटा, जो है थ्रू दी लैरिंग्स, लैरिंग्स के थ्रू वो ट्रेकिया ओपन होता है। याद रखिए जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स ठीक है का वो हिस्सा जो लैरिंग्स से कनेक्ट होता है वो लैरिंगोफेरिंग्स होता है, वो क्या होता है, वो होता है लैरिंगो फेरिंग्स, ठीक है। वो हिस्सा फेरिंग्स का जो लैरिंग्स के थ्रू ट्रेकिया में खुलता है वो लैरिंगो फेरिंग्स होता है, केवल एयर को लेके आता है ये, ठीक है ना। आपको पता है ट्रेकिया के जो ओपनिंग ऊपर तब है ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस के ऊपर इपीग्लॉटिस होता है। जब खाना नहीं भोजन को निगलते हो तो इपीग्लॉटिस आपके ट्रेकिया को बंद कर देता है, ग्लॉटिस को बंद कर देता है ताकि अंदर फूड ना आ जाए, है ना, ठीक है। तो ये देखो आप, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया है बेटा, ठीक है। और ये वाला लैरिंग्स का हिस्सा हमको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स जो है वो कार्टिलेज से बना हुआ एक बॉक्स होता है बेटा, इट्स अ कार्टिलेजिनस बॉक्स, ठीक है। कार्टिलेज से बना हुआ बॉक्स होता है, साउंड, ठीक है, और विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, इसलिए इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी बात कर रहे हैं, एडम्स एप्पल जो दिखाई पड़ता ना, ये एडम्स एप्पल भी कहते हैं कुछ लोग कॉमन लैंग्वेज में, साउंड बॉक्स कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो उभरा हुआ हिस्सा दिखाई पड़ता है, आप देखना लड़कों में, लड़कियों में, गर्ल्स में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, बहुत कम दिखाई पड़ेगा। अरे गर्ल्स में आपको ये प्रोमिनेंट नहीं दिखाई पड़ेगा, पर बॉयज में स्पेशली आपकी उम्र के जो बच्चे हैं 18 साल के लड़के हैं, 16-17-18, वो दुबले पतले भी होते हैं। क्योंकि क्यों होते हैं आप बोलोगे सर हम 18-19 साल के हम दुबले पतले क्यों होते हैं ना, और आप जो है थोड़े मोटे मोटे क्यों होते हैं आप, ठीक है। मतलब हम जो है वो बहुत कोशिश करते हैं, हम 1 घंटा वर्कआउट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तब भी हम जो है वो फूलते चले जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि मतलब क्या सोच समझ के खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या ये वो एज है बेटा, मेरी जो एज है वहां पर मेटाबॉलिज्म जो है वो धीमे धीमे स्टैग्नेंट से वो धीमे धीमे नीचे आ रहा है, ठीक है। मतलब वेयर आई एम गोइंग टुवर्ड्स द ओल्ड एज, मैं वो बुढ़ापे की ओर बढ़ता चला जा रहा हूं, धीमे 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 आगे बढ़ रहा है। आप क्या है, आप यंग एडल्ट, आप अभी आप टीनेजर से यंग एडल्ट हैं, आप एडल्ट होने की ओर बढ़ रहे हैं आगे। आप में बहुत एनर्जी भाई, आपका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट है कि आप कुछ खाते हैं 2 घंटे में आपका खत्म, बॉडी को इतना एनर्जी। हमारा थोड़ा स्टैग्नेंट हो गया, अब हम कुछ भी एक्स्ट्रा खाते हैं तो वो बॉडी में जाने लगता है, तो उसके लिए हमें बर्न करना पड़ता है उसको। आपकी जब आपकी उम्र का था तो मेरी भी ख्वाहिश थी खूब कि रोज सुबह शाम खाने को रस मलाई मिल जाए, है ना, बढ़िया सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में आहा जलेबी मिल जाए। और कॉलेज टाइम में जब हम जो है वो एमबीबीएस कर रहे थे, जीएमसी भोपाल में थे, तो हम लोग सुबह सुबह का हमारा नाश्ता रोज था, वहां पे चौक बाजार में एक बालाजी की दुकान है। जो बच्चे भोपाल के हैं चौक बाजार को जानते हैं, बताना जरूर बेटा है कि नहीं, कैसा बनता है वहां पे समोसा
पोहा और जलेबी के। तो वो बालाजी वाली दुकान चौक बाजार में कॉर्नर में एक थी, तो उसमें सुबह सुबह पहुंच गए वहां जाके, भैया 5 रुपए में पोहा और दो तीन जलेबी रख देगा उसमें, वो जलेबी पोहा खाते थे, फिर कॉलेज निकल जाया करते थे। ये खूब खाया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर के खूब जलेबी खाया, खूब पोहा खाया, बालाजी वाले का कचौड़ी खाया के। आज कोई बोले कि भैया खाओगे जलेबी, सोचना पड़ेगा। यदि एक जलेबी खा ली 300 कैलोरी ये हो गया, तो फिर लंच में फिर केवल ककड़ी खा लेंगे ना, सोच समझ के खाना पड़ता भाई, है ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, फूल के फट जाएंगे भाई, ठीक है। तो जो है फिर गड़बड़ वाला मामला है ना। तो अभी आपको जो दिखाई पड़ता है ना ये दुबलेपन, ये एक्चुअली क्या होता है बेटा, जब आपका एज बढ़ता है ना, तो आप चूंकि आप दुबले इसलिए होते हैं, कई बच्चे लड़के को तो सर हम बहुत दुबले, बहुत, अरे बेटा बढ़ रहे हैं आप लोग, बढ़ रहे हैं इसलिए दुबले, क्या फर्क पड़, खूब खाओ ना यार, है ना। तो ये जो है ये क्या है, ये आपका जो बॉयज में चूंकि जो साउंड बॉक्स है वो थोड़ा सा साइज में बड़ा आता है बॉयज में, ठीक है ना, ठीक, इसलिए साउंड भी डिफरेंट होता है। बॉयज का साउंड हैवी होता है, ठीक, लो पिच का और हैवी साउंड होता है। गर्ल्स का साउंड जो है वो हाई पिच का होता है और लाइटर साउंड होता है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो लैरिंग्स होता है वो एक कार्टिलेजस बॉक्स है, ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए इसको जो है हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। जब आप, ये बात तो दोबारा आ गई लौट के कि जब आप निगलते हैं तो ग्लॉटिस जो कि ओपनिंग है जहां से ट्रेकिया शुरू होता है, ग्लॉटिस जो है उसके ऊपर एक इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज ये भूलने का नहीं है भाई, ठीक है, याद रखने का। इलास्टिक कार्टिलेज का एक फ्लैप होता है, इपिग्लॉटिस कहते हैं, ये फूड को लैरिंग्स में जाने से रोकता है कि भैया भोजन अंदर, इसलिए कहते हैं ना खाना खाते में बात मत किया करो, ठीक है, क्योंकि फूड अंदर जा सकता है, ठीक है, ठसका लग सकता है उसे, कई बार चोकिंग होने से व्यक्ति मर सकता है, ठीक है। ट्रेकिया क्या है, ट्रेकिया एक सीधी सी ट्यूब है, स्ट्रेट ट्यूब है, ठीक है ना, ये मिड थोरेसिक कैविटी है, थोरेक्स के बीच वाला हिस्सा। अब ये सर क्या से रटे, अरे नाम बोल रहा है, थोरेक्स मतलब कैविटी है, थोरेक्स के बीचों बीच जाके ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे से ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में बढ़ जाता है। दिस इज द एमसीक्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है बेटा कमांडोज, ठीक है, याद रखना, भूल ना जाना, ठीक है, याद रख के सही टिक लगा के आना, ठीक। तो ट्रेकिया सीधा ट्यूब है जो मिड थोरेसिक कैविटी से जाता है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे पे है, राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है, टर्सरी ब्रोंकाई, टर्मिनल, तो ऐसे ब्रोंक्योस, टर्मिनल ब्रोंक्योस इसमें बढ़ता है वो, ठीक है ना। देखो क्या लिखा, देखते हैं यहां पे, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, देन दी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बारीक ये ट्यूब फैलती चली जा रही लगातार, लेकिन बंटवारा कहां पे हो गया, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे पर राइट और लेफ्ट में हो गया, ठीक है। ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन, सेकेंडरी ब्रोंकाई बनता है, टर्सरी ब्रोंकाई बनता है, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स बनते हैं जो पतले, एकदम पतले टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, और ये फिर फाइनली एल्वियोलाई के साथ में जुड़े होते हैं, ठीक है ना। याद रखेंगे बेटा इसको, पक्का प्रॉमिस करो, पक्का प्रॉमिस, याद रखेंगे, भूलेंगे तो नहीं, पक्का, चलिए, है ना, याद रखना, भूलना नहीं, ठीक। फिर अब यहां पर फिर एक क्वेश्चन आता है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है बेटा ये, एमसीक्यू, ठीक है। ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इनमें सी शेप का, इनमें क्या होता है, इनमें बेटा ऐसा इनकंप्लीट रिंग के समान, इनकंप्लीट कार्टिलेज से बना हुआ रिंग होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये इसको कॉलेप्स होने, इसको कॉल है, ये ट्यूब को सिकुड़ने से रोकता है, कुछ नहीं होगा तो प्रेशर से मान लो आपका जो ट्यूब है वो ट्यूब बंद हो गया, तो सांस कैसे ले पाओगे भला, ठीक है। तो जो इनकंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होती है, अब ये कंप्लीट क्यों नहीं होती है, इसके पीछे आप देख रहे हो, ये है ईसोफेगस, ये है ईसोफेगस, ठीक है, ये ईसोफेगस वाला भाग है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये ट्रेकिया वाला भाग है, सी शेप की आपको रिंग जो है दिखाई पड़ रही है, तो आगे से चूंकि प्रेशर बॉडी में आगे से इसको सुरक्षा देने के लिए आगे से कवर, पीछे तो ईसोफेगस तो बाकी हिस्से हैं, ठीक है, तो उनसे कोई फर्क पड़ता नहीं, वो दबाएंगे, वो कभी भी ट्रेकिया को प्रेस नहीं करेंगे वो हिस्से, ठीक है
है ना। तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे कि ट्रेकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकाई जो होते हैं वो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से सपोर्टेड होते हैं, वो सी शेप की हमको दिखाई पड़ती है, भूलना नहीं बेटा, ठीक है। फिर जो टर्मिनल ब्रोंकियोस है, जो टर्मिनल ब्रोंकियो होते हैं बेटा, ये गिव्स राइज टू ए नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड वेस्कुलाइज्ड बैग स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वेओलाई के। अब देखो बेटा, वेस्कुलाइज्ड बैग बोला, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एल्वेओलाई होते हैं बेटा, ये इनमें कैपिलरी सप्लाई होती है, कैपिलरी जो है इनके पास में जो है वो पूरा इनको गुथे होती है, चारों ओर से इनको घेरे होती है, इसलिए ये इनमें हाई लेवल ऑफ ब्लड सप्लाई होती है इसमें, ठीक है। एल्वेओलाई वो स्ट्रक्चर होते हैं जिनसे गैसेस एक्सचेंज होता है, जिनसे गैसी विनिमय होता है। आप देख रहे हैं एल्वेओलाई के अंदर का हिस्सा, ये आपको अंदर का हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, यही वो स्ट्रक्चर है, यही वो हिस्सा है जहां से कैपिलरी और एल्वेओलाई के बीच में जो है गैसेस एक्सचेंज होता है ना, बॉडी का ये वो हिस्सा जहां से गैसेस का एक्सचेंज आपस में होता है बेटा, ठीक है, ठीक। The branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprise the lungs। भाई हमारे लंग्स में होता क्या है, एल्वेओलाई होते हैं, ब्रोंकियोल्स होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं, इसी नेटवर्क को बेटा हम लंग्स कहते हैं। ये पूरा जो नेटवर्क बना हुआ है इस ऑर्गन का, उसे हम लंग्स कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर। देखिए ना, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है ना बेटा। आप लोग भूले तो नहीं ना, जो रेगुलर बैच के बच्चे हैं उनके, मैं आपको सब बच्चों से एक बात बोलूंगा बेटा, ठीक है। जितने रेगुलर बैच के बच्चे हैं वो इस बात का बहुत ध्यान रखें बेटा, जो आप 1 जून 2020 से पढ़ते आ रहे हैं, आपके एग्जाम बेटा कभी भी हो नीट का, आपको बिल्कुल भी जो है वो अपने आप को सरेंडर नहीं करना है। और बिल्कुल अभी आप सोच रहे हैं 2021 पर ही फोकस रखिए, अभी 2022 के बारे में अभी से मत सोचिए। यदि आपने अपना देखो, यदि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो बात अलग है, लेकिन यदि आप पढ़ रहे हैं अभी, मैं कह रहा हूं आपसे, यदि आपने टाइटन क्रैश कोर्स को ये अच्छे से किया तो आप 650 से ऊपर नंबर लेके आएंगे। मैं कह रहा हूं, मेरी बात पे यकीन रखिए, इस बात पे बेटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबकी। यदि आपने टाइटन क्रैश कोर्स के सभी लेक्चर को बड़े ध्यान से देखा है, सारे डीपीपी लगाए हैं आपने, 650 प्लस नंबर आएगा आपका बेटा। ईमानदारी से फॉलो कीजिए, कोई बहाना नहीं, ये हो गया, वेकलॉक लग गया, वो हो गया सर, वो हो गया, वीडियो नहीं चली सर, वो हो गया सर, इसका ऐसा हो गया, उसका वैसा हो गया, नहीं नहीं नहीं, नो एक्सक्यूजेस प्लीज। मानता हूं कि छोटी मोटी समस्याएं हो सकती है बेटा, हमारी एंड से भी, आपकी एंड से भी, पर बड़े लक्ष्य के सामने जो है इन चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। मैं एक बात हमेशा कहता हूं बेटा कि देखो, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हमें जीवन में हमेशा जब बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, छोटी मोटी समस्याओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें बड़े गोल की ओर सोचना चाहिए कि हम अब कई बच्चे बोले सर आज तो वीडियो में चलाने में ये दिक्कत मेरे को हो गई। कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है कोई टेक्निकल इश्यू हो गया हो, दैट मे बी पॉसिबल, तो तुमको उसको बंद करें। मेरे कई कमांडो मुझे अच्छा लगा, जिस दिन क्या हुआ, किसी दिन कुछ इश्यू हो गया, उन्होंने अपना वीडियो का कोई इश्यू हो गया, सर आज ये चल नहीं रहा है, कुछ दिक्कत हो गया इसमें, तो हम लोग है ना अपना रिवीजन कर रहे हैं घर पे, हम लोग ये वाला हिस्सा रिवाइज कर रहे हैं। रिवाइज किया, जब ठीक हुआ लेक्चर अटेंड कर लिया। तो कई बार ऐसा होता है बेटा, अप्स एंड डाउन जो है ना सब तरफ होते हैं, देखो मेरे हाथ में सब कुछ थोड़ी ना होता है, ठीक है, ठीक। तो लेकिन इतना पता है कि हमारे हाथ में क्या है, हमें आज का दिन कैसे गुजारना है ये हमारे हाथ में, आज के लक्ष्य के प्रति कितना आगे आज बढ़ सकते हैं ये हमारे हाथ में, ठीक है ना बेटा। चलिए डायग्राम आपके सामने बेटा, इमेज, तो आपको ध्यान रखना है कि एपिग्लॉटिस लेवलिंग करने को आएगा, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ठीक है, ब्रोंकस, ठीक है, आप देख रहे हैं बेटा ना, लंग्स दिखाई पड़ रहे हैं, लंग्स के अंदर प्लूरल मेम्ब्रेन। अब ये क्या होती है प्लूरल मेम्ब्रेन, आगे बात करेंगे हम। एल्वेओलाई, प्लूरल फ्लूइड, ब्रोंकियोल्स हमको दिखाई पड़ते हैं, तो लेवलिंग बेटा पूरा इसका ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। फिर हमारे पास 2 लंग्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट लंग, ठीक है ना बेटा, है ना, जिनके ऊपर जो है वो डबल लेड प्लूरल मेम्ब्रेन घिरी होती है। देखो बेटा क्या होता है कि लंग्स, हमारा जो लंग्स है उस लंग्स के ऊपर क्या है, एक मेम्ब्रेन लंग्स को कवर करती है, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, और एक होती है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन के। ऐसा इसलिए होता है ताकि हमारी थोरेसिक कैविटी और हमारे लंग्स के बीच में कोई फ्रैक्शन ना हो, हमारे थोरेसिक कैविटी और लंग्स के बीच में कोई घर्षण ना हो, फ्रैक्शन ना हो, इससे होता है। फिर दूसरा होता है क्या है कि इनर प्लूरल मेम्ब्रेन और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, प्लूरल द्रव भरा होता है, और जो प्लूरल फ्लूइड होता है ना वो एक प्रकार से लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि लंग्स जो है वो आसानी से जो है मूव कर सके थोरेसिक कैविटी के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि लंग्स को अपना वॉल्यूम बढ़ाना होता है, कम करना होता है। जो हमारे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ना और कम होना होता है ना, यही हमारी ब्रीथिंग के लिए, वेंटिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है।
तो हमारे दो लंग्स हैं जो कि डबल लेड प्लूरा से घिरे होते हैं, और इन दोनों प्लूरा मतलब प्लूरल मेम्ब्रेन की बात करें, इन दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा होता है बेटा, और ये लंग सरफेस के बीच फ्रैक्शन को ये कम करते हैं। कभी कभी क्या होता है बेटा, एक बीमारी होती है, हम कहते हैं कंडीशन प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल फ्लूइड में मान लीजिए बढ़ गया कोई कारण से, प्लूरल फ्लूइड में जो है वो कोई पस आ गया, कोई इंफेक्शन हो गया, तो उससे प्लूरल कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो लंग्स को प्रेस करता है, लंग्स को प्रेस करता तो लंग्स एक्सपांड नहीं कर पाएंगे, लंग्स एक्सपांड नहीं कर पाएंगे तो सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, है ना, ठीक है। फिर आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है वो थोरेसिक कैविटी के कांटेक्ट में होती है, जबकि इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है वो लंग सरफेस के कांटेक्ट में होती है, और इन दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में क्या भरा होता है बेटा, प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है, प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। फिर कंडक्टिंग पार्ट की बात करें बेटा, तो हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके, आप देखो बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टिंग पार्ट बोल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो बोल रहा है आपसे दिस पार्ट ओनली कैरी गैस, ये केवल गैस को लेके आता है, ये इससे एक्सचेंज नहीं होता बेटा, केवल कंडक्शन करता है। तो कंडक्टिंग पार्ट का एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर जो है वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक होता है, मतलब ये वो हिस्सा है जहां से गैस अंदर आ रहा है, लेकिन गैस का डिफ्यूजन बॉडी के अंदर या ब्लड में नहीं हो रहा होता है, तो ये कंडक्टिंग पार्ट होता है बेटा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक होता है। और रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट क्या होता है, जो एल्विलाई होती है और जो उनकी एल्वियुलर डक्ट होती है, जो एल्विलाई होती है, एल्वियुलर डक्ट होती है, वहां पर जो इपिथेलियम होती है, उस इपिथेलियम के थ्रू जो है गैसेस एक्सचेंज हो सकता है, कैपिलरी जो है वो एक्सचेंज कर रही होती है बेटा, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में डाल लेना बेटा, ठीक है ना, क्लियर। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्विलाई, ठीक है, ये जो है वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक एयर को एल्विलाई तक लेके आता है एंड क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्ट। अब इसका काम क्या होता है, ये गैस के अंदर प्रेजेंट जो हमारी एयर अंदर उसमें अंदर प्रेजेंट जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करता है, गैस को ह्यूमिडिफाई करता है और एयर को जो हमारे बॉडी टेम्परेचर पर लेके आता है, ये काम होता है इसका, ठीक है ना। ध्यान से बात सुनेगा आपके। तो ये कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है, इसमें जब आप इसमें जो है हर जगह पे जो इपिथेलियम होती है उसमें सीलेटेड इपिथेलियम भी होती है, उसमें म्यूकस भी होता है उसमें, तो जो है वो सीलेटेड इपिथेलियम क्या करती है, वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उस सबको अपने साथ, जैसे नोज होती है, आपने देखा हो नोज में कई बार कुछ जो है वो क्रस्ट बन जाता है अंदर के, तो वो क्रस्ट क्यों बनता है, वो जो भी अंदर जाता है नोज में हेयर भी, आपने देखा नोज में हेयर भी होते हैं, ठीक है, नोज के अंदर नोस्ट्रिल में छोटे छोटे हेयर्स भी होते हैं, फिर आप नोज में जो है वो आसपास जो है वो क्या होता है, एक प्रकार से म्यूकस लेयर होती है, नजल म्यूकोसा होती है, तो उसमें जो है वो फॉरेन पार्टिकल चिपक जाते हैं और धीमे धीमे जो है जैसे जैसे गैस अंदर जाएगी कंडक्टिंग पार्ट में वो क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। और जो म्यूकोसा है, जो वहां पे म्यूकस लेयर प्रेजेंट है, उसके चलते क्या होता है कि गैस में नमी भी आती है उसमें, ठीक है। और जब नाक में से गुजरता है तो वो क्या होता है, नजल टर्बाइन, जो नाक के अंदर नजल टर्मिनेट बने होते हैं, वहां से एयर कई सारे जो है वो एयर वहां से गुजरता है, तो सांस लेते तो एक थोड़ी सी आवाज से आती है, कई लोगों में थोड़ी ज्यादा आवाज आती है, ठीक है, सांस लेने पे, क्योंकि अंदर टर्मिनेट से एयर गुजर रही होती है, तो वहां पे इपिथेलियम होती है, वहां से अब इपिथेलियम में क्या ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई के कारण उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, तो जो एयर आप आती है उस एयर का टेम्परेचर भी जो है बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है, ताकि बॉडी को जो है वो सेम टेम्परेचर पर एयर हमको मिले, तो ये कंडक्टिंग पार्ट का काम होता है, ठीक है ना। फिर एक्सचेंज पार्ट वो होता है बेटा जहां पर हम देख रहे हैं आप कि यहां पर हम जो है वो रियल वास्तविक अर्थों में यहां पर हम डिफ्यूजन कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर, वो होता है आपका एक्सचेंज पार्ट होता है। तो ऑक्सीजन को अंदर ले रहे होते हैं, एट द सेम टाइम CO2 को बाहर निकाल रहे होते हैं, तो वो जो एक्सचेंज पार्ट होता है वहां पे एक्चुअल डिफ्यूजन CO2 और O2 का एक्चुअल डिफ्यूजन वहां पर होता है बेटा, ठीक है, क्लियर। लंग्स जो है हमें मालूम है, लंग्स जो होते हैं वो थोरेसिक चैम्बर में होते हैं, थोरेसिक कैविटी में होते हैं, और एक्चुअली ये एक एयर टाइट चैम्बर होता है। अब देखो बेटा सिंपल सी बात कि जो थोरेसिक कैविटी है, जो हम बात कर रहे थे, जो हम जो है थोरेसिक कैविटी की बात करें, थोरेसिक कैविटी जो होती है वो एक प्रकार से क्या है, वो एक प्रकार से जो है वो एयर टाइट चैम्बर है, यानी वो ऐसा चैम्बर है कि जिस चैम्बर में यदि आपने उसके चैम्बर का वॉल्यूम अपने बदला तो लंग्स खिंच जाएंगे, मतलब ये कि लंग्स मतलब वहां पे एयर टाइट का मतलब क्या है कि मैं कैसे बताऊं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि एयर टाइट चैम्बर का मतलब ये कि आप थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बदलेंगे तो आपका जो प्लूरल कैविटी है, जो आपके लंग्स है, उनके वॉल्यूम में परिवर्तन आएगा, क्योंकि लंग्स के बीच में और थोरेसिक कैविटी के बीच में कोई भी जो है वो एयर नहीं प्रेजेंट है, वो एयर टाइट जैकेट के समान है, ठीक है।
वो एक प्रकार से एयर टाइट चैम्बर के समान है। अब इसको हम इसका सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम कि आपने एक पतला सा स्ट्रॉ लिया के, आपने देखा बिल्कुल सड़ा सा स्ट्रॉ आता है, अच्छे वाले स्ट्रॉ की बात नहीं कर रहा, एक बिल्कुल जो आपको किसी भी दुकान पे मिलेगा ना, पाइप, पतला सा पाइप आता है, स्ट्रॉ को आप पानी में आपने कोल्ड ड्रिंक में लिया आपने और जोर से आपने इसको लिया, सक किया आपने, तो स्ट्रॉ अंदर चला जाता है ना। हे, माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं। औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायो मेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय, चलो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपने एक वैक्यूम सा क्रिएट कर दिया यहां पे, तो स्ट्रॉक्स का पूरा एयर आपने अंदर ले लिया तो वो खाली होता है, चिपक जाता है वो। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे एयरटाइट, कोई एयरटाइट चैम्बर होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि उस चैम्बर का वॉल्यूम बदलोगे तो अंदर जो भी चीज के अंदर उसका वॉल्यूम भी अपने आप बदल जाएगा वो। ठीक है, देखते हैं हम आगे इसको। थोरेसिक चैम्बर में क्या क्या प्रेजेंट है, यदि हम देखें इसको तो डॉर्सली वर्टिकल कॉलम है। याद रखना ह्यूमन बॉडी के लिए, हमारे लिए ये डॉर्सल सरफेस है बेटा, और ये वेंट्रल है। के ये वेंट्रल है, ये डॉर्सल है। ठीक है ना, ठीक है, ये डॉर्सल है और ये वेंट्रल है, याद रखना आप। ठीक है ना, तो डॉर्सली क्या है, वर्टिकल कॉलम प्रेजेंट है डॉर्सलेट के। वेंट्रली क्या है, वेंट्रली आगे क्या है, आपका जो रिब केज का जो स्टर्नम होता है कि वो प्रेजेंट है आपका के। फिर लेटरली क्या है, लेटरली रिब्स प्रेजेंट है यहां पे। ठीक है, और नीचे तरफ लोअर साइड क्या, लोअर साइड डायफ्राम, मतलब चारों ओर से कवर है के। पीछे वर्टिकल कॉलम है, ठीक है, सामने तरफ जो है स्टर्नम है, साइड में रिब्स हैं, उसमें नीचे की तरफ उसमें डायफ्राम प्रेजेंट है, जो कि डोम शेप का होता है। कैसा होता है वो, डोम। डायफ्राम का शेप याद रखिएगा, ये डोम शेप का डायफ्राम होता है, याद रखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से बात सुनेंगे बेटा आपके। The anatomical setup of lungs in the thorax is such way कि ऐसा होता है बेटा कि जो लंग्स होते हैं वो थोरेसिक कैविटी में इस प्रकार से प्लेस होते हैं कि यदि थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को आप बदलोगे तो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बदल जाएगा। पर लंग्स के अंदर जो कैविटी है वो पल्मोनरी कैविटी, लंग्स के अंदर जो कैविटी है वो पल्मोनरी कैविटी है, जिसमें कि तमाम सप्लाई गया हुआ है, ये ब्रोंकास, ब्रोंकाइल के वो सब गया हुआ है। तो लंग्स का वॉल्यूम बदलेगा यदि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बदलेगा। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम होगा तो लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होता है सेटअप पूरा इसका कि थोरेसिक कैविटी में जो परिवर्तन आएगा तो वो लंग्स की में हमको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट ब्रीथिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेटा, क्योंकि हम सीधा सीधा लंग्स का वॉल्यूम कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, हम थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं। और इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये एयरटाइट चैम्बर होना चाहिए, क्योंकि आप सीधा लंग्स का वॉल्यूम कम ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं, आपको थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम ज्यादा करना पड़ेगा, जिससे लंग्स का वॉल्यूम अफेक्ट होगा। ठीक है, इसलिए एयरटाइट चैम्बर होना जरूरी होता है। अब देखिए रेस्पिरेशन में क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है इसमें, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं हम। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ब्रीथिंग है या पल्मोनरी वेंटिलेशन है, मतलब एटमॉस्फेरिक एयर को हमें अंदर लेकर आना है, हमें CO2 को हमें बाहर निकालना है। जो एल्वुलर एयर के थ्रू हमको CO2 को हमको बाहर निकालना होता है और O2 को हमें अंदर लेकर आना होता है बेटा। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता है, वो होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की जो है सेल के लेवल पर जो है वो हमारे ब्लड से CO2 को जो है वो टिश्यू से जो है वो ब्लड में आ जाए और ब्लड से ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू तक या सेल तक पहुंच जाए। मतलब पर्पस ये है कि पुरानी फिल्मों में एक गाना हुआ करता था, डाकिया डाक लाया। अभी कभी गूगल करना, पुराने गाने बहुत मजेदार होते हैं। ठीक है, डाकिया डाक लाया। ठीक है, बहुत पहले की फिल्में देखा, 70s में, उसमें राजेश खन्ना डाक वाला ही बना था एक मूवी। राजेश खन्ना एक जमाने के बड़े सुपरस्टार थे भाई के, तो वो डाकिया ही बनते थे। तो वो बोलते गांव की जो एक की लड़की पूछे, डाकिया बाबू हमारे नाम का कोई डाक आया है क्या? नहीं बहन, तुम्हारे नाम का कोई डाक नहीं आया। फिर घर में जाके रोने लगता था। अभी क्या, अभी व्हाट्सएप की दुनिया है। ठीक है, अभी डाकिया बेचारा अभी डाक डिपार्टमेंट केवल सरकारी डाक पहुंचाने के लिए, डाक घर में आया मतलब कोई नोटिस आया। ठीक है, डाक घर में आया मतलब कोई सरकारी कम्युनिकेशन आया। तो आज के जमाने में कोई चिट्ठी लिखता है क्या कि प्रिय तुम कैसे हो, मुझे चिट्ठी कैसे, मतलब आपको तो मैंने एक जमाने में मैंने चिट्ठी लिखी हुई, अपने दोस्तों को भी चिट्ठी लिखी हुई है मैंने एक जमाने में। अब ज्यादा बातें नहीं, इसके आगे मत सोचना है ना, इसके आगे सोचना मना है। मैंने एक जमाने में लेटर लिखे हुए हैं मैंने,
लेटर लिखने का मतलब एक ही तरह का लेटर नहीं होता यार, तुम हमेशा मेरी तरफ शक करते हो, अच्छी बात थोड़ी ना है कि अपने गुरु की कुछ मर्यादा का ध्यान रखो भाई। तो लेटर लिखे मैंने, अपनी सिस्टर को भी लिखा है, मैंने कजिन सिस्टर को लिखा, अपने कजिन ब्रदर को भी लिखा है, ठीक है, कि दीदी है ना, मेरी एक कजिन सिस्टर है वो ऑप्थोलॉजिस्ट है, उनसे मैं बहुत ही क्लोज, बचपन में हम लोग काफ़ी क्लोज थे एक्चुअली, वो मतलब मेरे को समझती जैसे से, और मुझसे 1-2 साल ही बड़ी थी वो, तो हम सब बातें शेयर कर लेते थे। तो मेरे गुड का नाम, घर का नाम गुड्डी जी, गुड्डी दीदी है ना, मैं यहाँ पर कुशल मंगल हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी यहाँ पे कुशल मंगल होंगी, और मेरे स्कूल जो है वो शुरू होने वाले हैं, मैंने नया कोर्स खरीद लिया है, नए कोर्स की मैं खुशबू लेता हूँ, बड़ी अच्छी खुशबू आती है, और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मोर के पंख ऐसे होते हैं, समझ गए ना बात को। तो वो तमाम चिट्ठी लिख के जो है वो हम फिर अंतरदेशी में या पोस्ट कार्ड में लिख के डाल दिया करते थे, ठीक है। फिर डाकिया बाबू डाकिए दाग दिया करते थे। फिर बहन बहन का आता था, भाई चिट्ठी मिली, पढ़ लिया कर, बाय बाय। इतना सा उत्तर लिख दे वो 4 लाइन का। बोले मेरे को चिट्ठी चिट्ठी लिखने में अच्छा नहीं लगता है, तू लिख देता इसलिए भेजना पड़ती है ना। तो खैर सबके अपने, अपन को क्या, अपन तो राइटर टाइप के आदमी, अपन कुछ भी लिखना हो। फिर उसके बाद एक दौर आया जहां चिट्ठियां अपने अपने कजिन को नहीं लिखी चिट्ठी अपन ने, फिर चिट्ठी अपन ने कहीं कहीं, अब बस हो गया है ना, लेकिन चिट्ठी लिखी एक जमाने में। उस जमाने में मोबाइल फोन ये एक्सेस फैक्सेस कुछ था ही नहीं, ठीक है। चिट्ठी एकमात्र सहारा था भावनाओं को। अभी तुम क्या करते, इमोजी, झट से कुछ हुआ इमोजी, ओई 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 ओ, ठीक है, ओ ओ ओ, फिर ये बन गया इमोजी, ठीक है। तो मतलब तुम्हारा तो क्या काम इमोजी में चल जाता है, लेकिन हम लोग काम इमोजी पर नहीं चलता था भाई, ठीक है। हमारी जनरेशन अलग तरह की जनरेशन, ठीक है, इमोजी इमोजी कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो खैर लौट के आते हैं मुद्दे पे कि कहां पहुंच गए हम, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी जो हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, वो तो डाकिये के समान काम करता है, डाकिये के समान काम करता है। लेकिन जो उसके हमारा पर्पस ये कि जो ब्लड के अंदर हमें जो है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम की लिमिट कहां तक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की लिमिट वहां तक है जहां तक वो जो है वो क्या कर रहा है, ब्लड है ट्रांसपोर्ट मीडियम हो। लेकिन चिट्ठी कोई डाकिया नहीं लिखता है, पोस्टमैन चिट्ठी लिखता है, पोस्टमैन चिट्ठी है वो तो आपको लिखनी पड़ती है, फिर वो आपको डिलीवर कर, आपको पढ़नी भी आपको पड़ती है। वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो चिट्ठी लिखने वाला है कि भैया गैस को लेके अंदर डाल दिया, ब्लड में गया, वहां से पहुंचा वो, और पहुंचने के बाद वो कहां पहुंच गया, टिश्यू तक पहुंच गया वो के। मीडियम तो ब्लड है, लेकिन यहां पे एक एंड पे गैस को डाल रहे हैं, एक एंड पे गैस को वहां से ले रहे हैं आपके, तो पूरा एक्सचेंज हो रहा है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा होता है, ठीक है। खैर लूट के आते हैं वापस अपने मुद्दे पे के। मैंने क्या कहा आपसे, डिफ्यूजन ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में जो है वो ऑक्सीजन और CO2 का जो है वो डिफ्यूजन होता है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद जो ऑक्सीजन सेल के अंदर आया उसका यूटिलाइजेशन होता है, उसका कैटाबॉलिक रिएक्शन में जो इसका इस्तेमाल किया जाता है, फिर CO2 जनरेट होती है, उसको बाहर निकल आता है। मतलब सोचिए वेंटिलेशन से, ब्रीथिंग से लेकर सेल तक जाने में मल्टीपल स्टेप यहां पर इन्वॉल्व होती है। चलिए अब बात करते हैं कि अभी हमको जो फोकस करना है, क्योंकि जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना तो सेलुलर रेस्पिरेशन पे हम अलग से बात करेंगे। अभी हमको फोकस करना है व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, कि श्वसनवाच या वेंटिलेशन का तरीका क्या होता है। देखो बेटा, ब्रीथिंग में 2 स्टेप इन्वॉल्व, 2 स्टेज इन्वॉल्व है। एक तो सांस को अंदर लेना, इंस्पायरेशन, बाहर छोड़ना, एक्सपिरेशन के। तो मतलब ये हुआ कि हमने कहा इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ये इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं यहां पे, ठीक है ना। The movement of air into and out of lungs is carried out by the creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere। अब देखो ध्यान रखना, यहां पे क्या फंडा है, फंडा ये है कि हमारे पास 2 चीजें मालूम है हमको 2 इंपॉर्टेंट बातें मालूम है यहां पे। एक तो ये मालूम हमें कि if we change the volume of thoracic cavity का यदि वॉल्यूम बदलेंगे बेटा हम, तो हमारे लंग्स का, पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम अपने आप से बदल जाएगा। ये फंडा हमको क्लियर एकदम, ठीक है। अब हमको यहां पता होना चाहिए क्या, थोड़ी सी फिजिक्स, थोड़ी सी केमिस्ट्री, बॉयल्स लॉ। ये कहां से आ गया के, जैसे ही बात करते हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, तो भैया ऐसा है कि वो फिर ना
लगता है कि ए अजनबी तुम कौन हो। जैसे फिजिक्स की बुक दिखाई पड़ी, पढ़ते 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 बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते अचानक से हाथ में आ गई फिजिक्स की बुक आ गई के, मान लो जो है वो अपना सेल्फ स्कोरर जो आता है ना, अपना एररलेस सेल्फ स्कोरर फिजिक्स का, या अपना डीसी पांडे जो भी किताब आप लगाते हो, या एनसीईआरटी आ गई, ए अजनबी तुम कौन हो भाई। ठीक है, ऐसा लगता है कि तुम्हारा मेरा कोई पिछले जन्म का नाता है, तू मुझको बिल्कुल भी नहीं भाता है कि, तो वो फिजिक्स को देख के फीलिंग आती है लगता है कि ऐसा नहीं है, वो दोस्त थे वो। ठीक है, तुमने भुला दिया उसको। ठीक है, तुम्हें को केवल और केवल बायोलॉजी में मजा आ रहा है अभी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री में मजा लेते हो, लेकिन एग्जाम में पढ़ लेना, नहीं तो गाना याद आएगा वाला, भूल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ। ठीक है, समझ गए। तो भैया ऐसा है, फिजिक्स पे टिकाने लगा देता है ना, वो कहता है कि चुपचाप रहो, तुम मुझे अवॉइड करोगे तो मैं बदला लूंगा। ठीक है, फिजिक्स बोलता है कि तुमने मुझे अवॉइड किया ना, तो एक दिन देखना मैं बदला लेके मानूंगा। तो फिजिक्स को अवॉइड मत करो, उसको बोलो जब भी दिखाई पड़े कि तुम तो हमारा प्रथम प्रेम हो भाई, है ना। भले ही तुम क्लिष्ट तो समझ में नहीं आते हमको, पर हम तुम हमारा प्रेम हो बहुत। ठीक है, हम तुमसे बहुत प्रेम रखते हैं फिजिक्स भैया। ठीक है, हम कर लेंगे, हम तुम हमारे साथ रहो, हमको बताओ, हमको 45 में से 35 36 37 क्वेश्चन कराने में हेल्प करो। हमको बताओ कि न्यूटन दादा क्या बोल रहे थे, चैडविक क्या बोल के गए। ठीक है, कुलाम भैया ने क्या बताया हमको। ठीक है, बीट स्टोन क्या बोल रहे थे, हमको बताओ। डॉपलर भैया क्या बोल रहे थे। तो फिजिक्स बोलेगा चल ठीक है, तूने 4 लोगों के नाम तो लिए, कम से कम पुस्तक तो देख ली ना, कितने वॉल्यूम एनसीईआरटी में, है ना। तो ऐसा मत करना, फिजिक्स को जो है वो दोस्त बनाओ, अपना दुश्मन ना बनाओ। ठीक है, फिर हमारी सारी मेहनत जो है फिजिक्स पर निर्भर करती है, हम जितना मेहनत करते हैं उसका पूरा अंतिम परिणाम तो फिजिक्स के जरिए मिलता है। ठीक है, अभी सुनो, तो फंडा ये है कि बॉयल्स लॉ क्या बोलता है आपसे, केमिस्ट्री में भी है फिजिक्स में भी है बेटा। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि यदि आपने एक क्लोज कंटेनर का, यदि आपने कंटेनर का आपने जो है वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो उसके अंदर का जो हम कहते हैं कि वॉल्यूम बढ़ा, जो प्रेशर है, जो एयर बंद कंटेनर में यदि वॉल्यूम बढ़ा देंगे आप, एयर टाइट कंटेनर वॉल्यूम बढ़ा देंगे, तो एयर के अंदर का प्रेशर जो है गिर जाएगा। ठीक है, क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कहीं किसी कंटेनर में यदि एयर प्रेजेंट है तो आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो प्रेशर कम हो जाएगा। आपके वॉल्यूम कम कर दिया तो उल्टा है, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर एंड प्रेशर ऑफ द एयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम कम करोगे प्रेशर टिनिंग टिनिंग बढ़ जाएगा। समझ गए, चलिए, है ना। तो अब ये मत बोलना ऑप्शन में सर आया ही नहीं टिनिंग टिनिंग लिखा हुआ, हमको तो केवल प्रेशर लिखा है। ठीक है, तो वो अपना बैकग्राउंड इफेक्ट है, वो अपना मेरा आपका जो है वो बैकग्राउंड इफेक्ट है। टिनिंग टिनिंग मतलब जेम्स बॉन्ड वाला इफेक्ट है ये, कि ये पढ़ ले अच्छे से एग्जाम में आएगा भाई। ठीक है, चलो, इंस्पिरेशन कैन ऑकर इफ द प्रेशर विथ इन द लंग्स इंट्राप्लमोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमको पता है, हमको सिद्धांत मालूम है ये, कि क्या मालूम सिद्धांत हमको, कि एयर जो है, हवा का प्रवाह जो होता है, एयर का जो फ्लो है वो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर होता है। ये तो हमको मालूम है अच्छे से कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एयर जाएगा। ठीक है ना। अब इसका मतलब यह है कि यदि वॉल्यूम लंग्स का बढ़ा दिया तो प्रेशर गिरा दिया, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा दिया प्रेशर गिरा दिया, प्रेशर गिरा दिया तो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अधिक है, अंदर का प्रेशर कम है, तो हवा अंदर आएगी, एयर अंदर आएगी। क्या ये वैक्यूम इफेक्ट नहीं है? बिल्कुल ये वैक्यूम इफेक्ट है। वैक्यूम क्योंकि अंदर आपने प्रेशर कम किया तो बाहर से हवा खींची चली आई। क्या हो गई? खींची चली आई हवा अंदर। ठीक है ना, है ना। आई बात समझ में? तो वही बात। अब उल्टा, यदि आपने थोरेसिक, अब अंदर एयर आ गया, आपने कैविटी का वॉल्यूम कम कर दिया तो अंदर की एयर पर जो है वो वॉल्यूम कम हो गया, तो प्रेशर बढ़ गया, तो बाहर का प्रेशर कम है तो हवा अंदर से बाहर चली गई। यही तो है फंडा। और क्या फंडा? बस यही है बेटा, ब्रीथिंग। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें हम क्या लिखा है। इंस्पिरेशन कब होगा बेटा? जब लंग्स के अंदर का जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, तब नेगेटिव प्रेशर बनेगा, तो वायुमंडलीय दबाव की तुलना में नेगेटिव प्रेशर बनेगा, तो एयर अंदर है। अब ये कैसे बनेगा?
ये ऐसे बनेगा कि आपका जो थोरेसिक कैविटी है वो वॉल्यूम को बढ़ाए, थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम को बढ़ाएगा तो पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा। ये तो मालूम है हमको, शुरू में बात किया था हमने कि एयर टाइट चैम्बर के समान है। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, सीधा सीधा आप पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम नहीं बढ़ा सकते हैं, आपको थोरेसिक कैविटी का हेल्प लेना पड़ेगा। अब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? नीचे है डायफ्राम, डोम शेप। कैसा है वो? डोम शेप। डोम, ये डोम शेप डायफ्राम है, ये अपने आप को फ्लैट कर लेगा। फ्लैट कर लेगा तो जितनी जगह इसने ऊपर घेरी थी वो जगह खाली कर दी इसने। कहां चली गई वो स्पेस? वो थोरेसिक कैविटी में जुड़ गई। यानी जो पहले डोम शेप डायफ्राम था वो फ्लैट हो गया, तो ये जो इतना एरिया कवर किया था ये कम हो गया, तो यहां पे खाली जगह आ गई, नहीं आ गई तो प्रेशर, एयर वहां पहुंचेगी, प्रेशर गिराएगा। इसके अलावा जो थोरेसिक केज है, जहां रिब्स है स्टर्नम में, उसको उठा के इंटरकॉस्टल मसल ने खींच के ऊपर कर दिया, उठा के इसको ऐसे ऊपर कर दिया ऐसे, तो क्या हुआ? फिर जगह, पहले ऐसा था, ऐसे कर दिया, ऐसा था, ये जगह बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर गिर गया, एयर अंदर रहेगी। कौन सा दिमाग लगाना है इसमें? ठीक है, देखो ना, प्लस पॉजिटिव प्रेशर, हाई प्रेशर से, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्यों आ रहा है बेटा, है ना? ठीक है ना? सिमिलरली इसी प्रकार जब एक्सपायरेशन होगा, सांस को बाहर छोड़ना होगा, तो अंदर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो अधिक होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में। अब इसमें क्या होगा? डायफ्राम वापस से डोम शेप हो गया, जगह कम कर दिया, इंटरकॉस्टल मसल अंदर ले आई, उसको रिब के अंदर, फिर जगह कम हो गई, तो अंदर का एयर तो ऑलरेडी जा रहा था, बढ़ गया, तो प्रेशर बढ़ गया, तो एयर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एक्सेलेरेशन होगा। डायफ्राम में डायफ्राम होता है, देखो बेटा, अब थोरेसिक कैविटी, देखो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो कैसे बदलेगा? देखो, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बदलेगा तो पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम बदलेगा, पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा? जो एयर प्रेशर का डिफरेंस है, ग्रेडियंट, वो स्टैब्लिश होगा। थोरेसिक कैविटी का मोर वॉल्यूम, एयर प्रेशर गिर गया तो एयर अंदर आ गई। थोरेसिक कैविटी का लेस वॉल्यूम, एयर प्रेशर बढ़ गया तो एयर बाहर चली गई। तो अब इसमें कौन हेल्प करता है? डायफ्राम हुआ, स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो रिब्स के बीच में होती है, ये इस ग्रेडियंट को स्टेब्लिश करने में रोल प्ले करती हैं। ठीक है, जब इंस्पायरेशन होता है बेटा तो डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और डोम शेप से वो फ्लैट होता है। कि क्या होता है? वो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये थोरेसिक चैम्बर का एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस पे, के एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस पे जो है वो उसका वॉल्यूम बढ़ा देगा। देख रहे हो आप नीचे, डायफ्राम नीचे की हो जा रहा है, एरो घोर से देखिए, फ्लैट हो गया, ये पहले डोम शेप होगा, फ्लैट हो जाएगा, तो ये वॉल्यूम को बढ़ा देगा थोरेसिक कैविटी में। ठीक है ना, क्लियर? फिर इसके अलावा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल क्या करेंगे? वे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिब केज को ऊपर की ओर उठा लेंगे, जिससे कि थोरेसिक चैम्बर का जो है डॉर्सल और वेंट्रल एक्सिस में उसका जो है क्या होगा बेटा? वॉल्यूम उसका जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो ओवरऑल मतलब ऊपर नीचे वॉल्यूम बढ़ गया, साइड में वॉल्यूम, आगे पीछे वॉल्यूम बढ़ गया। ये डॉर्सल, मैंने कहा डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस, यहां पे वॉल्यूम बढ़ा दिया, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंट्रो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम को बढ़ा दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा? ओवरऑल इंक्रीज होगा थोरेसिक वॉल्यूम का, जिसके चलते जो है वो सिमिलरली पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना? और जैसे पल्मोनरी, आप देखो सिंपल सी बात है कि मैंने क्या कहा आपसे कि एन इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, एयर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में, तो एयर बाहर से अंदर की ओर दौड़ती हुई चली आएगी। द एयर रश्ड इनसाइड द लंग्स। ठीक है ना? देख रहे हैं आप, ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका जो है वो एयर एंटरिंग दी लंग्स। देख रहे हैं यहाँ पे इमेज में। ठीक है, एयर एंटरिंग लंग्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स इंक्रीज्ड। ठीक है, रिब्स से इंटरनम रेज हो गए ऊपर बेटा यहाँ पे, और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो याद रखना, इमेज इंपॉर्टेंट है ये। फिर आगे बढ़ते हैं हम, रिलैक्सेशन होगा बेटा तो क्या होगा? एकदम अपोजिट स्टेप, रिलैक्सेशन होगा डायफ्राम का, इंटरकॉस्टल मसल्स का। ठीक है, ठीक, क्या होगा? सब कुछ नॉर्मल अपनी पोजीशन में आएगा, थोरेसिक वॉल्यूम घट जाएगा और पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वो भी घट जाएगा। क्या हुआ बेटा? सब अपनी जगह वापस आ गया, डायफ्राम वापस लौट गया, इंटरकॉस्टल मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स किया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है थोरेसिक केज भी वापस अपनी जगह पे आ गया, तो वॉल्यूम जो है अब कम हो जाएगा। ठीक है, इससे अंदर का जो प्रेशर है, जो एयर का प्रेशर है लंग्स के अंदर, वो बेटा बढ़ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में, तो एयर अंदर से बाहर निकल जाएगा, एक्सपायरेशन होगा। ठीक है, दिस इमेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इमेज। ठीक है, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ। अब देखो हमारे पास ये भी होता है, हम थोड़ा और जोर लगाएं
तो हम एब्डोमिनल मसल्स को का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हम जोर लगा के जो है वो अपने आप को जो है थोड़ा सा और जोर से सांस अंदर ले सकते हैं, अंदर से जोर से सांस बाहर भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करने के लिए एडिशनल मसल्स होती है। बेसिकली ये एब्डोमिनल मसल होती है। क्या होती है? एब्डोमिनल मसल होती है। आप देखो बाबा रामदेव बोलते हैं ना, ऐसे करो, बोलते ना पेट से, वो बोलते हैं क्या उसको कौन सा आसन बोलते हैं वो, कि आप जो है वो एयर को बाहर निकालने की बार बार कोशिश कीजिए नाक से। वो क्या है? वो है आपका जो है वो एब्डोमिनल मसल्स का आप यूज करो तो एक्स्ट्रा यहाँ पे। ठीक है, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर जो रेस्पिरेटरी रेट होता है 12 से लेकर 16 होता है, 12 से 16 टाइम पर मिनट जो है वो रेस्पिरेटरी रेट होता है एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग। अब देखो कई लोग क्या करते हैं, कई लोग कोविड-19 में यदि आपको जांच कर रहा हूं, कई लोग क्या बोलते हैं कि सर हमने जो है वो ये ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक किया, वो तो 98 और 99 आ रहा है SpO2। अब क्या करें? मैं पूछता हूं क्या आपने रेस्पिरेशन रेट चेक किया आपने? यदि रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 20 एंड मोर देन 20 है, मतलब पेशेंट को ये जो मेंटेन करने के लिए उसको अधिक बार वेंटिलेशन करना पड़ रहा है, लंग्स जो है वो ओवरवर्क कर रहे हैं, सिस्टम पूरा ओवर काम कर रहा है, मतलब ये है कि प्रॉब्लम इज विथ इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपको मेडिकल अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो रेस्पिरेशन रेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब लोग SpO2 को मेजर करते ना, तब वहां पर रेस्पिरेशन रेट भी लिखा होता, उसको भी आपको याद रखना चाहिए, मेजर करना चाहिए। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूज ऑफ स्पायरोमीटर। जिस इक्विपमेंट से हम कितना एयर अंदर ले रहे हैं, कितना एयर बाहर छोड़ रहे हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसे स्पायरोमीटर कहते हैं। ये पल्मोनरी फंक्शंस, लंग्स की कैपेसिटी को नापने में, लंग्स की फंक्शनिंग को मापने में काम आता है। तो वो कौन सा इक्विपमेंट है जिससे वॉल्यूम ऑफ एयर को हम जो है ब्रीथिंग में इन्वॉल्व, वॉल्यूम ऑफ एयर का हम एस्टिमेशन करते हैं? तो आंसर है इसका स्पायरोमीटर। एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, याद रखना है इसको ना। ठीक, अब कुछ वॉल्यूम हमको अच्छे से याद रखना है, कुछ वॉल्यूम हमको अच्छे से याद रखना है कि दिस आर द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड देयर कैपेसिटीज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। यहां से हर साल एक क्वेश्चन बेटा पूछा जा रहा है, इसलिए इसको मिस नहीं करना है। नॉर्मल आप सांस अंदर ले रहे हो, बगैर किसी एफर्ट के सांस अंदर लिया आपने, या बगैर किसी एफर्ट के आपने बाहर छोड़ा। तो नॉर्मली बगैर हमारी जानकारी की जितना एयर हम अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, वो होता है टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन के ये 500 ml होता है। इस 500 ml में से बेटा याद रखना कि ये जो 500 ml जो होता है, ये होता है टाइडल वॉल्यूम होता है बेटा। क्या? और यदि हम देखें यहाँ पे, तो यदि हम रेस्पिरेशन रेट की बात करें बेटा, तो क्या बोला हमने यहाँ पे कि जो है अमूमन हमने मान लिया 12 से लेके 16 होता है, तो हमने अंदाजा लगाया इसका कि 6,000 से लेके 8,000 ml या 6 लीटर से लेके 8 लीटर तक जो है वो एयर पर मिनट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती पर मिनट। क्योंकि हमने 1 मिनट में 12 से 16 बार रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, एक बार में 500 ml अंदर जाती है, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया उसको हमने। ठीक है, तो ये टाइडल वॉल्यूम है। फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? ये एडिशनल वॉल्यूम होता है जो आदमी जब जोर से सांस अंदर लेता है, पूरे फोर्स से, पूरी ताकत से सांस अंदर लेता है, तो एडिशनल वॉल्यूम कितना एयर का व्यक्ति अंदर ले सकता है, दैट इज दी, ये टाइडल वॉल्यूम के अलावा है। कि ये क्या है? टाइडल वॉल्यूम के अलावा है बेटा। कि ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये कितना होता है? ये 2500 से लेके 3000 ml होता है। ये सभी वॉल्यूम आपको अच्छे से बेटा याद रहना चाहिए। ठीक है, ये 2500 से लेके 3000 ml होता है। ठीक है, फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब टाइडल वॉल्यूम 500 ml तो आप छोड़ते हो सांस बाहर, और उसके अलावा कितना एयर आप एक्स्ट्रा बाहर, मतलब मैंने नॉर्मल सांस लिया, सुनिए बात को, नॉर्मल सांस लिया, नॉर्मल सांस बाहर छोड़ा, उसके अलावा मेरे पास कुछ एयर और लंग्स में जिसको मैं बाहर निकाल सकता हूं, वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के। तो नॉर्मल सांस लेने के बाद क्या होता है बेटा? एक एडिशनल एयर कितना आप बाहर निकाल सकते हैं, वो फोर्सिबल एक्सपायरेशन से, वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। देखो ये इतना आपने नॉर्मल छोड़ा, आपने 500 ml आपने नॉर्मल छोड़ा टाइडल वॉल्यूम के, इसके अलावा कितना एयर और निकाल सकते हैं, वो 1000 से लेके 1100 ml होता है, कि 1 से लेके 1.1 लीटर के आसपास होता है। ठीक है, फिर रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? ये वो एयर होता है जिसको कभी भी लंग्स से आप बाहर नहीं निकाल सकते, ये हमेशा लंग्स में रहेगा। इसको निकाल दोगे तो लंग्स तो वैक्यूम बन जाएगा, पिचक जाएगा लंग्स। लो लंग्स पिचक ना जाए, लंग्स जो है वो कोलैप्स ना कर जाए, इसलिए कुछ एयर लंग्स में हमेशा रहता है, वो होता है रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। कि ये 1100 से लेके जो है वो 1200 ml होता है। इस एयर को कभी भी आप स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर पाएंगे, इसको बाहर आप नहीं निकाल पाएंगे आप। ठीक है, इन वॉल्यूम की हेल्प से हम कुछ कैपेसिटीज का पता लगा लेते हैं।
ठीक है, जैसे मैंने कहा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी वॉल्यूम के टीवी प्लस आईआरवी, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के। तो आप जोड़ लो बेटा, कितना है 2500 से लेके 3000 ml था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, 500 टाइडल वॉल्यूम था, ठीक है, तो ये कितना हो गया 3000 से लेके 3500 हो गया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोला इसको हमने, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या है, टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी। अब देखो मैंने कहा टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी जोड़ लोगे आप तो आपको वैल्यू हो जाएगा यहां पे आप कट के। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है कि आपका टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ा आपने के। देन फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि आपने जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है प्लस रेस्टल वॉल्यूम है उसको आपने जोड़ दिया कि ये वो एयर है जो लंग्स में आपके नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद प्रेजेंट होती है। ध्यान से बात सुन के, ये वो एयर है जो लंग्स में नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद प्रेजेंट होती है। एग्जामिनर आपसे ऐसे ही पूछेगा, प्लीज फोकस करो इस बात पे कि एग्जामिनर आपसे जो है सीधा नहीं, वो आपसे ऐसे ही एमसीक्यू पूछेगा आपसे कि उस एयर को आप क्या बोलोगे जो नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद लंग्स में अभी भी प्रेजेंट है, वो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है जो ईआरबी प्लस आरबी है, वो ईआरबी प्लस आरबी होती है वो, ठीक है। फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइटल कैपेसिटी, तो वाइटल कैपेसिटी में क्या होता है, आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को आप शामिल करते हो। मतलब ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो एक व्यक्ति जो है वो एक जोर से सांस अंदर लेने के बाद फोर्सफुली बाहर छोड़ सकता है के। तो मतलब वाइटल कैपेसिटी में आप क्या कर रहे हो, ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी शामिल कर रहे हो, टाइडल वॉल्यूम को भी शामिल कर रहे होते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी आप शामिल कर रहे होते हैं। ये वाइटल कैपेसिटी होता है। इसमें से आप किसको शामिल नहीं करते हो, आप रेसिडुअल वॉल्यूम को इसमें शामिल नहीं करते हो, ठीक है। ये वाइटल, तो मैं कह रहा हूं वाइटल कैपेसिटी पर क्वेश्चन 2021 में आएगा बेटा, मैं कह रहा हूं तो कह रहा हूं, बस याद रखना, ठीक है ना, है ना। वाइटल कैपेसिटी पे क्वेश्चन आएगा 2021 में, नोट कर लो इसको लिख के कहीं पे, गीतन सर ने कहा था इस चीज के। तो ये क्या है बेटा, यहां पर आप देखिए कौन सा वॉल्यूम शामिल नहीं है इसमें, रेस्टल वॉल्यूम इसमें शामिल नहीं होता है। इसमें शामिल क्या क्या होता है, इसमें शामिल होता है ईआरबी प्लस टीबी प्लस जो है आईआरबी इसमें शामिल होता है बेटा, ठीक है ना, क्लियर, ठीक। और टोटल लंग कैपेसिटी क्या, मतलब वाइटल कैपेसिटी प्लस रेस्टल वॉल्यूम को जोड़ दोगे तो टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी मतलब कुल कितना एयर लंग्स के अंदर के, तो इसमें सारे वॉल्यूम जोड़ दो आप, यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी प्लस रेस्टल वॉल्यूम को जोड़ दो आप, तो क्या जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी जाएगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही करते हैं, ये सब याद रखना, मैं डीपीपी में क्वेश्चन दूंगा आपको, वो करना है बेटा आपको, अच्छे से करना है आपको, कोई क्वेश्चन गलत नहीं करना बच्चे, है ना बेटा, ठीक है। चलो ठीक है, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, ऑल द बेस्ट।